स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे। तो हम कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियो लेक्चर को, जो कि ईएससी नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए है। एंड इन दिस वीडियो, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, फोरकास्टिंग एरर। ओके, सो फोरकास्टिंग के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे फोरकास्टिंग एरर के बारे में। तो देखिए, फोरकास्टिंग एरर मतलब क्या होता है। इससे पहला वाला जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था फोरकास्टिंग का, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिमांड माइनस फोरकास्ट, जो भी आपकी डिमांड है और जो आपने फोरकास्ट प्रिडिक्ट किया, इस वैल्यू में अगर कोई डेविएशन है, डेविएशन मतलब अंतर, डिफरेंस, तो हम उस चीज को एरर कहते हैं। तो एरर बेसिकली क्या हो गया, डिमांड माइनस फोरकास्ट की जो वैल्यू है, इसे हम कहेंगे एरर। इससे प्रश्न आ चुका है आपका ईएससी नॉन टेक्निकल में, जब स्टार्टिंग हुई थी नॉन टेक्निकल की न्यू सिलेबस, उसी साल एक क्वेश्चन इस वाले पर्टिकुलर इस टॉपिक से पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सुनिएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको तीन चीजें डिफाइन करता हूँ। एक डिफाइन करता हूँ मीन। मीन मतलब क्या करना है, जितने भी एरर निकलेंगे ना, सम ऑफ ऑल एरर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एरर, इस तरह से हम मीन निकाल लिया करेंगे। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट, कहीं पर एब्सोल्यूट टर्म आ जाए, आपको कहीं पे ये टर्म, ये शब्द लिखा हुआ देखिए, एब्सोल्यूट टर्म, तो आपको क्या करना है, जो भी एरर आप लिख रहे हो उसका मोड लगा दोगे, मोड ऑफ एरर। उसमें आप क्या लगा दोगे, मोड। ठीक है, और एक तीसरा कंसेप्ट आती है रनिंग सम। ओके, वो उतना जरूरत नहीं है, आप केवल ध्यान रखिए, मीन मतलब सम ऑफ ऑल एरर डिवाइडेड बाई और टोटल नंबर ऑफ एरर। एब्सोल्यूट मतलब मोड लगा देना है, क्या लगा देना है, मोड। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप ऑफ एरर जो हमें स्टडी करनी है, इट इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इस चीज को पूछा था यूपीएससी के एग्जाम में, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो देखो, डेविएशन का मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ टर्म डेविएशन, इसका मतलब हुआ एरर। फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं उस तरह से सुनते चलिए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप लिख दोगे। एरर मतलब डिमांड माइनस फोरकास्ट की वैल्यू इक्वल टू एरर। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो डेविएशन का मतलब हो गया, पता चल गया एरर। अब क्या निकालना है, इसका मीन भी लेना है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को हम लिखेंगे MAD, इस तरह से लिखता हूँ। इसका हमें सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन निकालना है तो सोचो 10 एरर है, हाँ, या फिर कह लो 1 से लेके 10 तक एरर है, मतलब 1 to n एरर है। तो समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, मीन निकालना है ना। तो पहले मैं मीन का फॉर्मूला लिखता हूँ, DI माइनस ith फोरकास्ट डिवाइडेड बाई n, समेशन I to n, डिमांड ऑफ I फोरकास्ट एंड डिमांड ऑफ ith ईयर एंड फोरकास्ट ऑफ ith ईयर। ये निकल गया, ये हमने मीन लिख दिया। अब हमको एब्सोल्यूट का जो टर्म है, इस चीज को भी इंक्लूड करना है, तो मेरे को एरर का क्या करना है, मोड लेना है। तो ये मोड ले लूंगा, ये जो एरर वाला टर्म है इसको मैं मोड में लिखूंगा। अभी इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा। अभी यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कहने का मतलब है आप 10 साल का डेटा पर एनालिसिस कर रहे हो, या 15 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10 हो गया, 15 हो गया ईयर्स में, या फिर 20 ईयर्स। समझ में आया? ओके, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। ओके, अभी सेकंड फॉर्मूला आप लिखिए। तो ये चीज एक बार पूछ लिया गया है। सेकंड फॉर्मूला, मीन फोरकास्ट एरर। मीन फोरकास्ट अब देखो, मीन फोरकास्ट एरर, यहाँ पे एब्सोल्यूट वाला टर्म है ही नहीं, केवल मीन है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा MFE। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, समेशन I इक्वल टू 1 to n
केवल मीन वाला पार्ट लिखना है, DI माइनस FI डिवाइडेड बाई N। हो गया ये, आपको क्या हो गया, मीन फोरकास्ट एरर। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आती है। कंसेप्ट क्या है, देखो आप किसी भी चीज का जब मोड लेते हो ना, मीन्स मोड लेने के बाद नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाती है। मतलब ये जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है या फिर ये मैड ऊपर वाला जो एरर है, ये क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ये जो है मीन फोरकास्ट एरर, ये हो सकता है कि ये नेगेटिव हो या हो सकता है ये पॉजिटिव हो। अभी किस केस में नेगेटिव और किस केस में पॉजिटिव होगा, देखो ऑब्वियस सिंपल सी बात है। एक चीज आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स से देखें, अगर डिमांड आपका ज्यादा हो जाता है फोरकास्ट से, आपने प्रिडिक्ट किया कि 2020 में आपका 10 सेलिंग होगा, लेकिन 2020 में क्या हुआ, 25 सेलिंग हो गया, तो आपका फोरकास्ट क्या था 10 और सेलिंग एक्चुअली कितना हुआ 25, तो डिमांड क्या ज्यादा हो गया फोरकास्ट से। तो ये जो कंडीशन बनेगा इसको हम कहेंगे ओवर डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गया तो ओवर डिमांड कंडीशन, या फिर इसको हम कहेंगे अंडर फोरकास्ट कंडीशन, अंडर फोरकास्ट कंडीशन। समझ में आई बात। दूसरी केस, तो इस केस में देखो जब डिमांड आपका फोरकास्ट से ज्यादा होगा तो क्या आपका जो मीन फोरकास्ट एरर आप निकालोगे, ओके मान लो जितने भी एन ईयर का डेटा लियो और हर एक ईयर में डिमांड आपका फोरकास्ट से ज्यादा हो गया, तो क्या आपका जो एरर है ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। सेकेंड केस, अगर फोरकास्ट आपका डिमांड से ज्यादा हो गया, मतलब आपने प्रिडिक्ट किया कितना, आपने प्रिडिक्ट किया 15 लेकिन सेलिंग हुई 10, एक्चुअली में आपने प्रिडिक्ट किया 20 किसी साल के लिए और सेलिंग हुई उस साल 18, तो क्या हर एक साल यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोरकास्ट है आप जो कर रहे हो ये आपकी डिमांड से ज्यादा हो रहा है, तो इस चीज को क्या कहेंगे, ओवर फोरकास्ट कंडीशन, ओवर फोरकास्ट कंडीशन, या फिर अंडर डिमांड कंडीशन, अंडर डिमांड कंडीशन। तो इस तरह की जब कंडीशन बनेगी तो क्या आपका एरर आपको देखने को मिल रहा है कि ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो आपका एरर है मीन फोरकास्ट एरर, इसको हम बायस्ड एरर, बायस्ड BAISED बायस्ड एरर के नाम से भी जानते हैं, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मैड जो पहला वाला आपको मैंने बताया, इसको अनबायस्ड एरर के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया, बायस्ड एरर एंड अनबायस्ड एरर क्या है। बायस्ड एरर आपका ये वाला है, सेकंड वाला मीन फोरकास्ट एरर, और अनबायस्ड एरर कौन सा है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इस टर्म से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके, कि बायस्ड एरर कौन सा है और अनबायस्ड एरर कौन सा है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, रनिंग सम, रनिंग सम फोरकास्ट एरर, फोरकास्ट एरर। इसमें देखो कोई मीन एब्सोल्यूट ये सारा टर्म नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपको जो भी एरर उसका सम निकाल लेना है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n di माइनस fi, ठीक है। ये हो गया आपका रनिंग सम फोरकास्ट एरर। हमेशा ध्यान रखना जो एरर है वो क्या है, di माइनस fi। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि which of the following forecasting method includes a fraction of error into its formula, तो कौन सा मेथड था, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, क्योंकि वहां पे आपका जो फॉर्मूला आ रही थी उसमें ये आ रही थी, एक फ्रैक्शन आ रही थी अल्फा टाइम्स di माइनस fi, ऐसा कुछ आ रहा था वो, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन हो गया क्योंकि अल्फा का वैल्यू, ओके, ये कितना होता था 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता था, और ये आपका हो गया एरर। तो ये एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड में ये आती थी। लेक्चर नंबर 4 आप देख लीजिएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो हमने अपलोड किया है चैनल पे, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ईएसी नॉन टेक, और हमारा जो टारगेट है ईएसी नॉन टेक का, इस बार अपने जो भी स्टूडेंट हमें जो फॉलो करेंगे 150 प्लस,
एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, लानी है लानी है लानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मीन स्क्वायर एरर। चौथा टाइप का जो एरर है फोरकास्टिंग एरर, इट इज मीन स्क्वायर एरर। इसको क्या कहेंगे, MSE। देखो MSE का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मीन तो है तो समेशन I इक्वल टू 1 to n DI माइनस FI डिवाइडेड बाई n। ये हो गया, आपने निकाल लिया मीन। अभी मीन स्क्वायर एरर मतलब जो आपका एरर वाला पार्ट है ना, उसको आप स्क्वायर कर दो, मतलब DI माइनस FI का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ रहा है, DI माइनस FI का स्क्वायर लिख देंगे। अभी इसको स्क्वायरिंग करने से हमें फायदा क्या हुआ, देखो कहीं ना कहीं आप जो एरर है उसको मैग्नीफाई कर रहे हो, मैग्निफिकेशन ऑफ एरर, मैग्निफिकेशन ऑफ एरर। इसलिए जब हम फोरकास्ट एनालिसिस करेंगे ये डिफरेंट मेथड्स को यूज करके, उसमें अगर एरर को मेरे को कैलकुलेट करना है या फिर एरर को मेरे को कंसीडर करना है, तो मैं कौन सा एरर कंसीडर करूंगा हमेशा, माय प्रिफरेबल एरर विल बी मीन स्क्वायर एरर। ये मैं कंसीडर करके चलूंगा कि मेरा एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एरर अगर आप ज्यादा कंसीडर करते हो तो उससे आप क्या रहोगे, ऑन एन एवरेज सेफ साइड में रहोगे। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको 10 बजे किसी एक पर्टिकुलर मीटिंग में पहुंचना है, 10 बजे सुबह। आप हमेशा अगर फॉर्मल पर्सन हो तो हमेशा आप क्या करते हो, 15 से 20 मिनट अपने घड़ी को आगे करके रखते हो, फॉरवर्ड करके रखते हो। तो ये एक तरह का क्या है, आपने एरर किया हुआ है, एरर डाला हुआ है 15 से 20 मिनट। मतलब आप हमेशा मतलब आपको 10 बजे पहुंचना है तो आप 15 से 20 मिनट पहले पहुंचोगे, ताकि आपका आप सेफ साइड में रहो। समझ रहे हो, तो बस यही चीज है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि एरर जो है मैग्नीफाई हो रहा है। तो हाँ, हमेशा अपने एनालिसिस में अगर एरर मेरे को कंसीडर करना है तो मैं कौन सा एरर कंसीडर करूंगा, मीन स्क्वायर एरर। ओके, तो इट इज ऑलवेज प्रीफर्ड, लिख लो सेकंड, नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज प्रीफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा और एक तरह का एरर है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, परसेंटेज आ गया, सेम पहला वाला फॉर्मूला है लेकिन परसेंटेज आ जाएगा। तो समेशन I इक्वल टू 1 to n, फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है ना, तो पहले आप एरर लिखिए, DI माइनस FI, परसेंटेज किसका, ओरिजिनल डिमांड का, DI, ठीक है, इंटू 100 मोड डिवाइडेड बाई n। समझ में आया, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट और एक कंसेप्ट आती है, सिक्स्थ, ट्रैकिंग सिग्नल। पूछा जा सकता है ट्रैकिंग सिग्नल क्या है। ट्रैकिंग सिग्नल, ट्रैकिंग सिग्नल एक तरह का पैरामीटर है, टीएस एक तरह का पैरामीटर है। और इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रनिंग सम फोरकास्ट एरर RSFE डिवाइडेड बाई मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये जो रेशियो है इसी को ट्रैकिंग सिग्नल कहा जाता है। अब ये वैल्यू क्यों निकालना है, हमें हमें इसका यूज क्या है, ये प्रिडिक्ट करता है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। वर्कर कौन, जो यहाँ पे फोरकास्टर है, जो ये फोरकास्टिंग कर रहा है, उसका एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, ये इस चीज को प्रिडिक्ट करता है। ट्रैकिंग सिग्नल की आइडियल वैल्यू जो होती है, आइडियल वैल्यू ये 0 होना चाहिए। ठीक है, आइडियल वैल्यू कितना, 0 होना चाहिए। लेकिन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन अगर मैं बात करूं, मतलब किस रेंज तक ट्रैकिंग सिग्नल की वैल्यू हो तो आपका वर्कर का एफिशिएंसी चलेगा, +-4 टू +-5, इसे हम कहेंगे अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अंडर कंट्रोल
कंडीशन, इसका मतलब क्या है जरा समझिए। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कोई आपका फोरकास्टर है, ठीक है, मतलब भविष्यवाणी करने वाला आपके पास है। उसने बताया कि कल जो है टेम्परेचर आपका 26 डिग्री रहेगा, आप खुश, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, टेम्परेचर आपका 48 डिग्री चला गया। समझ रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। लेकिन ऐसा होता कि उसने 26 डिग्री बोला तो टेम्परेचर या फिर 30 के आसपास हो या फिर आपका 21-22 हो तो चलता, हाँ हाँ चलो भाई थोड़ा गलती हो गया, समझ समझ में आ रहा है। लेकिन ये 48 हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो आपका फोरकास्टर आपको रखने का क्या मतलब, उसको सैलरी देने का क्या मतलब है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ओके, तो उस वर्कर की एफिशिएंसी को निकालने के लिए हम इस चीज का ये रेशियो निकालते हैं जिसको कहते हैं ट्रैकिंग सिग्नल। और अगर ये रेशियो इस रेंज में है तो बढ़िया है। और आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। आइडियल वैल्यू जीरो होने कहने का मतलब है जो आप फोरकास्ट कर रहे हो एक्चुअली वही कंडीशन बने, जो आप फोरकास्टिंग कर रहे हो एक्चुअली वही कंडीशन बने, तो आइडियल वैल्यू हो गया ना। तो ये हमारे लिए मतलब होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी होगी। ओके, तो इसलिए एक रेंज दिया गया है 4 to 5 का। समझ में आई आपको? ठीक है। सो इसी के साथ हमने फोरकास्टिंग का जो कंसेप्ट है इस चीज को कंप्लीट किया। अब और एक छोटे से कंसेप्ट पर हम मूव करते हैं, एक न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम लिखिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, अभी इन्वेंट्री क्या है, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। कोई भी कंपनी अगर मान लो किसी तरह का स्टॉकिंग अपने पास रखता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया या फिर प्रोडक्ट का स्टॉक हो गया, तो इस चीज को कहा जाता है इन्वेंट्री। समझ में आया? स्टॉक ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इन्वेंट्री। स्टॉक ऑफ एनी मटेरियल, लिखिए एनी मटेरियल इज नोन एज इन्वेंट्री। तो देखो अभी इस बात को समझिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाऊंगा उसको मैं समझाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री क्या है इसको जरा अच्छे से समझिए। आप अपने घरों घरों का एग्जांपल ले सकते हो, अपने किचन का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने किचन में क्या किया, 50 किलो नहीं, आपने किचन में 50 किलो का चार 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 बस्ता चावल का आपने ला के रख दिया। लेट्स सपोज 50 किलो का 4 बस्ता चावल का रख दिया। अब इसमें से किसी एक बस्ते को खोले हो और उससे आप अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा यूज किया, 1 किलो यूज कर लिया मान लो, तो जो बस्ता खोला है उसमें 49 किलो है अभी भी, तो वो भी आपके पास एक स्टोरेज के रूप में ही है, ठीक है। लेकिन आप उस वाले बैग को आप यूज कर रहे हो, उस चीज को अभी आप कंटिन्यूअसली यूज में ला रहे हो, तो वो चीज आपका इन्वेंट्री नहीं होगा। इन्वेंट्री आपका कौन होगा, जो बाकी 3 चीज आप रखे हो, 3 बैग आप रखे हुए हो, वो आपका इन्वेंट्री होगा, क्योंकि वो आप स्टॉक में रखे हुए, ठीक है। अब वो स्टॉक में रखे हुए, अभी देखो अगर आपको मन करेगा कि मैं इसको बेच देता हूँ, चलो भाई बेच दूंगा, मैं बेच दूंगा मार्केट में जाकर, तो आप मार्केट में जाकर दे दोगे, वो खरीद लेगा कोई भी, क्योंकि वो आपका अनटच्ड बैग है, एज इट इज है, तो खरीद लेगा कोई ना कोई। या फिर लेट्स सपोज कि आपने अभी रख लिया है, और एक नजरिए से सोचिए, अभी आपके पास 3 बैग स्टॉक में है, ठीक है। अभी अगर ये स्टॉक में नहीं होता तो आप फ्यूचर में जब आपका ये वाला खत्म हो जाता आप उसको खरीदते कि नहीं खरीदते, तो उस वक्त आपको पैसा फिर लगाना पड़ता कि नहीं उसको खरीदने में। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि आपका जो स्टॉकिंग है, जो इन्वेंट्री है, उसके साथ कुछ इकोनॉमिक वैल्यू एसोसिएटेड होता है हमेशा। उसके साथ कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू आपका एसोसिएटेड होता है, जो कि आप उसे होल्ड करके रखते हो और उसका बाद में इस्तेमाल करोगे। वो आपका कब काम आएगा, बाद में काम आएगा। इन्वेंट्री को आप हमेशा यूज में नहीं लाओगे, जो यूज में आता है वो इन्वेंट्री नहीं है, इट इज ए स्टॉक मटेरियल, ठीक है। तो हम इसलिए कह सकते हैं एनी प्रोडक्ट इज इन यूज इज नॉट एन इन्वेंट्री। जो प्रोडक्ट आपका यूज में है वो इन्वेंट्री नहीं है, बिकॉज इट इज ए स्टॉक मटेरियल, इट हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू एंड इट इज हेड फॉर लेटर यूज। लिख सकते हैं, लिखिए इसके बारे में, लिखिए इन्वेंट्री के बारे में और एक दो लाइन। इट हैव सम
इकोनॉमिक वैल्यू, ये तो मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया। इसी तरह अगर कंपनी के बारे में सोचो तो वो रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, वो एक तरह का क्या इन्वेंट्री है। या फिर प्रोडक्ट को बना देने के बाद, प्रोडक्ट उन्होंने क्या किया कंपनी वालों ने, मान लो मोबाइल मोबाइल फैक्ट्री है तो उन्होंने मोबाइल वगैरह बना लिया, अभी मार्केट में उसका कुछ ही पोर्शन लॉन्च करेंगे और कुछ पोर्शन वो एज ए स्टॉक रखेंगे बाद में बेचने के लिए। जैसे कि दुर्गा पूजा के टाइम पे वो ऑफर चलाएंगे, डिस्काउंट ऑफर वगैरह चलाएंगे, तो उस वक्त ऑफर चलाने के लिए उनके पास इन्वेंट्री होना चाहिए, स्टॉकिंग होना चाहिए, तभी वो डिस्काउंट ऑफर वगैरह चला पाएंगे। अगर उनके पास कोई स्टॉकिंग होगा ही नहीं तो वो ऑफर कहाँ से चला पाएंगे। समझ रहे हो बात? ओके, तो इट हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू एंड it is held for later use। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखिए, आप लिखिए एक सेंटेंस लिखिए, इन्वेंट्री इज नॉट इन यूज ऑलवेज, इन्वेंट्री इज नॉट इन यूज ऑलवेज बिकॉज इट इज ए स्टॉक मटेरियल, because it is a stock material, stock STOCK, it is a stock material। नेक्स्ट लाइन लिखिए, if any material is in use, if any material is in use then it is not an inventory, then it is not an inventory, if any material is in use then it is not an inventory। okay, now एक कंपनी के नजरिए से अगर बात करें तो इन्वेंट्री डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। अब ये इसका क्लासिफिकेशन क्या है जरा देखते हैं। इन्वेंट्री इन्वेंट्री को हम दो तरह से कह सकते हैं, एक तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्री, दूसरा हम कहेंगे इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। लेट सपोज कोई एक कंपनी है, कोई एक मैकेनिकल कंपनी है, जैसे कि लेट सपोज कोई एक कंपनी है जो डस्टर वगैरह बना रही है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड बना रही है, कुछ बना रही है, कोई प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करेगी, तो उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल का स्टॉक करके रखेगा, तो रॉ मटेरियल एक तरह का डायरेक्ट इन्वेंट्री होगा। डायरेक्ट इन्वेंट्री मतलब वो मटेरियल, वो स्टॉक जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा, हिस्सा होगा, उस चीज को हम कहेंगे डायरेक्ट इन्वेंट्री। ओके, तो पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट इन्वेंट्री। अभी इनडायरेक्ट इन्वेंट्री, जैसे कि मान लो आपका मशीन है, ठीक है, आप कोई भी डस्टर वगैरह बना रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर मशीन में बनाओगे, तो मशीन को चलाने के लिए आपको ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए, लुब्रिकेंट, कॉटन, उसमें कुछ कुछ हो सकता है उस मशीन में खराबी हो जाए, ब्लेड वगैरह चाहिए एक्सेट्रा, जो कि मशीनरी पार्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे मटेरियल का स्टॉकिंग अगर आप रखते हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इन्वेंट्री, दैट इज व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। तो इसके बारे में लिखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट, कॉटन, ब्लेड etc which are not part of final product, part of final product directly is called indirect inventory, which are not part of final product directly is called indirect inventory। अभी जरा डायरेक्ट इन्वेंट्री पे बात करते हैं। इनडायरेक्ट का हो गया, बता दिया आपको। डायरेक्ट इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, जैसे कि रॉ मटेरियल,
ये आपका एक तरह का डायरेक्ट इन्वेंट्री में आ जाएगा। ओके, अभी मान लो आपने अभी प्रोडक्ट बना दिया है। ओके, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ हिस्सा बना दिया है। मान लो डस्टर है तो उसका लकड़ी का जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपने तैयार करके रख लिया है। तो तैयार करके रख लिया फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, उस पे नेक्स्ट प्रोसेस आप अप्लाई करोगे। मान लो कॉटन लगाना है या फिर उसमें कुछ फिनिशिंग वगैरह करना है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप उसको स्टॉक करके रख लो। तो उस मटेरियल को कहेंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। मान लीजिए कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 स्टेप करनी थी, आपने 3 स्टेप कर दिया, चौथा भी नहीं किया। तो 3 स्टेप करने के बाद आपने स्टॉक करके रखा है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्या, सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री। सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री। फिर क्या हो जाएगा, आपने प्रोडक्ट कंप्लीटली बना लिया है, फिर आप स्टॉक करके रखते हो तो उसे कहेंगे फिनिश्ड इन्वेंट्री। ओके, तो डायरेक्ट इन्वेंट्री में ये 4 कैटेगरी आ जाता है। बस नाम जानिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री से, इस पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, यहां से क्वेश्चन आ सकता है ईएस के ऑब्जेक्टिव में। पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, पहला तो रॉ मटेरियल का स्टॉकिंग आप कर रहे हो, तो मान लो कभी रॉ मटेरियल खत्म हो गया, ठीक है, और आपको सप्लाई नहीं है रॉ मटेरियल का, तो लेकिन अगर आपने स्टॉक करके रखा है तो क्या आपका काम रुकेगा, नहीं रुकेगा ना। तो प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगी, है ना। तो क्या प्रोडक्शन सिस्टम को के स्मूथ और कंटिन्यूअस रनिंग के लिए आपको इन्वेंट्री का जरूरत पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं स्मूथ एंड कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। सेकेंड, लेट सपोज कि अभी प्रोडक्ट के टर्म्स में समझिए, लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बना के रख लिया है, ठीक है, आपने उसका कुछ स्टॉक करके रखा हुआ है। अभी मान लो अचानक से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, अचानक से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर आपके पास स्टॉक नहीं होता तो क्या वो डिमांड को आप सेटिस्फाई कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोबाइल, आपका एक मोबाइल का कंपनी है और दुर्गा पूजा के टाइम पे लोगों ने चाहा कि मोबाइल कर देंगे। अभी रॉयल एनफील्ड के साथ ऐसे हो रहा है ना, रॉयल एनफील्ड का डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसका स्टॉक ही नहीं रहता है शोरूम में। ओके, तो आजकल बहुत डिमांड है रॉयल एनफील्ड की। उसी तरह से लेट्स सपोज मोबाइल का अगर बात कर रहे थे, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे बहुत सारे लोगों को मोबाइल खरीदना है। अब मोबाइल कंपनी के पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तो जो मार्केट में डिमांड है क्या उसको मीट कर पाएगा वो, नहीं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं ताकि ये सब टाइम में जब डिमांड में वेरिएशन आए तो उसे मीट कर पाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू मीट द वेरिएशन इन डिमांड, टू मीट द वेरिएशन वेरिएशन इन डिमांड आपका इन्वेंट्री होना जरूरी है। ओके, तीसरा, इस कंसेप्ट को सुनिए। नेक्स्ट, देखो, कोई भी कंपनी है, लेट्स सपोज उसने कुछ चीज ऑर्डर किया, कोई कोई अपना रॉ मटेरियल उसने ऑर्डर किया कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जिस दिन वो रॉ मटेरियल ऑर्डर किया और उसके बाद अचानक से तो नहीं पहुंच जाएगा उसके पास, कुछ टाइम बाद पहुंचेगा, तुरंत तो नहीं पहुंचता है, कुछ टाइम बाद पहुंचेगा। तो जब से ऑर्डर किया और जब उसके पास मटेरियल पहुंच गया, तो वो जो टाइम पीरियड है ना, उसे कहा जाता है लीड टाइम। लेट सपोज कि लीड टाइम 10 दिन का है। लीड टाइम क्या है, 10 दिन का। तो कंपनी के पास जिस दिन वो रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब उसके पास रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है और उसको पता है कि 10 दिन में रॉ मटेरियल नया आ जाएगा। तो कंपनी क्या करता है,
वो जो बीच का 10 दिन है, उस 10 दिन के दौरान अपना काम चलाने के लिए, अपना प्रोडक्शन सिस्टम को कंटिन्यूअस रखने के लिए वो इन्वेंट्री रखेगा, स्टॉकिंग रखेगा। दिमाग में आ रहा है कुछ? स्टॉकिंग रखेगा। लेकिन मान लो किसी कारणवश, जैसे कि कोविड-19 का भी सिचुएशन हो गया, बहुत सारा डिलीवरी डिले हो रहा है, 3-4 दिन डिले हो गया, लीड टाइम में वेरिएशन आ गया। तो लीड टाइम में अगर वेरिएशन आ गया, उस दौरान अगर उसके पास इन्वेंट्री एक्स्ट्रा नहीं है, तो क्या उसका प्रोडक्शन सिस्टम बंद नहीं हो जाएगा? तो क्या हम लिख सकते हैं, टू मीट द वेरिएशन इन लीड टाइम, टू मीट द वेरिएशन इन लीड टाइम। लीड टाइम को क्या आप डिलीवरी टाइम भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, अब वो वाला जो पॉइंट मैंने बताया था कि सेलिंग वाला, मतलब बल्क परचेज। फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा का टाइम है, अभी इस दौरान क्या हो रहा है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा खरीदेंगे। ओके, तो बल्क परचेज होगा, तो उस वक्त कंपनी के पास स्टॉकिंग होना चाहिए, इन्वेंट्री होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, तभी वो जाके बल्क परचेज को सेटिस्फाई कर पाएगा, है ना। तो बल्क परचेजेस। नेक्स्ट, फिफ्थ, टू प्रोवाइड गुड सर्विस लेवल, टू प्रोवाइड गुड सर्विस लेवल। अभी इस बात को समझिए, टू प्रोवाइड गुड सर्विस लेवल का मतलब क्या है। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। गुड सर्विस लेवल कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप खरीदा, 1 साल के अंदर आपका लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया, आपने गया सर्विस सेंटर, आप गए, बोले कि चार्जर दे दो भैया। अभी सर्विस सेंटर में चार्जर अवेलेबल नहीं है, उसके पास स्टॉक ही नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है सर्विस सेंटर पे, तो क्या आपको सर्विस मिल पाया? अच्छा नहीं, आपको बोलेगा 10 दिन वेट करिए, 20 दिन वेट करिए। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो अगर उसके पास स्टॉक होता तो आपको तुरंत दे देता, तो उसके पास स्टॉक है ही नहीं, तो आपको इंतजार करवाएगा, तो आपका सर्विस आपको अच्छा नहीं मिला। तो यही कहता है, इसलिए इन्वेंट्री होना चाहिए टू प्रोवाइड गुड सर्विस लेवल। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो लेक्चर। और इसमें जो बातें हमने अभी डिस्कस किया, इन बातों में जो इम्पोर्टेंट बात है वो फोरकास्टिंग एरर तो सारा इम्पोर्टेंट है ही, उसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, और इन्वेंट्री क्या है इस बात को ध्यान रखिएगा, और पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, इससे प्रश्न उठाया जा सकता है। ओके, यहाँ से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बना देगा, या फिर आपको ये बना देगा स्टेटमेंट वाला, ट्रू फॉल्स वाला, ठीक है, या फिर मैच दी फॉलोइंग, कुछ भी किसी तरह से बना सकता है। ये वाला जो अभी डिस्कस किया पार्ट, पर्पस, इससे क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखिए, बातों को समझिए, चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको एनरोल करना है, ईएससी का एग्जाम जो है अब नेक्स्ट ईयर 7th मंथ में होगा, तो काफी टाइम है। हम ईएससी नॉन टेक शुरू किए, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन इनटू आवर ईएससी नॉन टेक्निकल कोर्स। You can enroll into our ESC non-technical course at 1500 rupees only. I am not charging high price. It's sure you will achieve more than 150 plus mark. Good luck. You can contact me at 7008 420 353.